बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सीरियस बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में। ये जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस का सेकंड रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और थोड़ा सा उसके बारे में समराइज आपको कर दूं लाइट रिएक्शन के बारे में कि लाइट रिएक्शन एक ऐसा अमल था फोटोसिंथेसिस में जिसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा था और वो जो केमिकल एनर्जी थी दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ NADPH एंड ATP इज़ फॉर्म्ड। तो लाइट रिएक्शन में हमारे पास NADPH और ATP की शक्ल में जो केमिकल एनर्जी थी वो मिल चुकी और ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये हो रहा था थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, यानी क्लोरोप्लास्ट के वो स्पेसिफिक एरिया में। बट जिस तरह ही हम देखते हैं कि डार्क रिएक्शन की तरफ मूव करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो जिसे हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कह रहे हैं, तो देखा ये गया है कि ये सारा अमल जो है ये स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है। तो हमें क्या है कि यहाँ पे ये स्ट्रोमा में अमल होता हुआ मिलता है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि स्ट्रोमा में वो तमाम ऐसे एसेंशियल एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि इस तमाम रिएक्शन को करवाने में मदद कर सकते हैं और इसके लिए क्योंकि लाइट की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है तो दैट इट कैन बी अकर इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट की मौजूदगी या गैर मौजूदगी दोनों कंडीशन में जो डार्क रिएक्शन है वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करेगा। अब इसके अगर जनरल इक्वेशन की तरफ हम आए तो हमारे पास क्या है कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होते हैं, 6 NADPH जो कि बन के आ रहे हैं फ्रॉम द लाइट रिएक्शन और 9 ATPs हैं। जब ये आपस में सारी चीज़ें कंप्लीट रिएक्ट करती हैं और कार्बन फिक्सेशन का अमल होकर हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। हमारे पास यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट कोई सी भी आएगी प्रोडक्ट, वो कौन सी होगी वो भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आ जाएगी, प्लस उनमें से जो रिडक्शन प्रोसेस में हाइड्रोजन आयन यूज़ होंगे दैट कम फ्रॉम द NADPH, यानी 6 NADP में से 6 हाइड्रोजन आइंस हम यूज़ करेंगे। फिर 9 ADP बनेंगे जिनमें से 9 फॉस्फेट यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग होंगे। और इसी तरह हमें पता है कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हो रहा है उसमें 3 वाटर के मॉलिक्यूल भी रिलीज होंगे। अब अगर हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन की बात करें तो ये कोई एक सिंपल किस्म का कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो वो कहते हैं कि दिस रिएक्शन इज अ साइक्लिक प्रोसेस नॉन टू बी द कैल्विन साइकिल। इसे हम कैल्विन साइकिल कहते हैं या दूसरा इसका नाम C3 साइकिल है। कि सबसे पहले जान लेते हैं कैल्विन साइकिल इसे क्यों कहा गया, क्योंकि सबसे पहले मेल्विन कैल्विन ने अपने कोलीग्स के साथ जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में काम कर रहे थे, इन्होंने मिलकर सबसे पहले ये डिस्कवर किया और इसके बारे में डिटेल जो है डिस्कस किया जिसे आज हम कैल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। और सेकेंडली इसको C3 साइकिल इस बुनियाद पे कहा जाता है क्योंकि इस साइक्लिक प्रोसेस में जो हमें मिनिमम कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है इस प्रोसेस को करवाने के लिए वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड है और वो उस रिएक्शन में या उस प्रोसेस में अपना हिस्सा लेंगे। अब कैल्विन जो था उसको इस काम की बुनियाद पर नोबेल प्राइज से नवाजा गया 1961 में। अब फेजेस ऑफ कैल्विन साइकिल की बात करें तो हमारे पास ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ये 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। सबसे पहला फेज़ है हमारे पास कार्बन फिक्सेशन है, नंबर 2 पे हमारे पास रिडक्शन फेज़ है, तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है। अब इसका आगाज़ कहाँ से हो रहा है, इसका आगाज़ हम आते हैं ये एक साइक्लिक प्रोसेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, उसमें अगर आप देखें तो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द राइबोलोज बिसफॉस्फेट। अब राइबोलोज बिसफॉस्फेट में सबसे पहली कार्बन फिक्सेशन हो रही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन होगी। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है वो मैंने आपको बताया कि क्योंकि C3 साइकिल के तौर पे जाना जाता है तो इसके अंदर 3 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होंगे। अब ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो 3 राइबोलोज बिसफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जो कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है वो हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड है। ये जो मैंने बनाई हुई एक चेन ये बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 1 2 3 4 एंड 5 मतलब 5 कार्बन है और 1 और 2 यानी 2 फॉस्फेट हैं जिसकी बुनियाद पर इसका नाम राइबोलोज बिसफॉस्फेट रखा गया है या RUBP के नाम से भी ये जाना जाता है। अब हमारे पास क्या है कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड 3 राइबोलोज बिसफॉस्फेट के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं। किसकी मौजूदगी में ये कार्बन फिक्सेशन का अमल होगा, तो एक बड़ा बेसिक किस्म का एंजाइम है, इसे हम नाम देते हैं रुबिस्को।
रुबिस्को जो है, अगर इसका मैं कंप्लीटली इसका एब्रीवेट करूं तो दैट इज नॉन टू बी द राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजीनेज। यानी ये कार्बोक्सिलेज के तौर पे भी, यानी कार्बन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है और समटाइम्स ऑक्सीजन को भी अपने एक्टिव साइट पे लगाकर काम करेगा। वो हम एक अलग टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन का, उसमें उसका हम एज ए ऑक्सीजनेज जो है रोल स्टडी करेंगे। लेकिन अभी के लिए कार्बोक्सिलेज एंजाइम के तौर पे काम कर रहा है और सिंपली ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करवा रहा है विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBP है, जिसे हम राइबोलोज बिसफॉस्फेट कह रहे हैं। अब रुबिस्को जो है वो इनको हेल्प कर रहे हैं, मिलते हैं तो बेसिकली हमारे पास 3 बनते हैं 6 कार्बन कंपाउंड्स। बट वो कहता है कि वो इतने अनस्टेबल होते हैं कि वो अपनी जो स्ट्रक्चर उसको मेंटेन नहीं कर पाते, वो फौरी तौर पे स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट होकर हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड बनते हैं 6, जिन्हें हम 3 फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं। तो ये किस तरह 6 बने, तो उसकी सिंपल फिलॉसफी इस तरह मैं आपको समझा देता हूँ कि लाइक मेरे पास अगर इस तरह 6 बनते 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने बन रहे थे 3, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह ये हमारे पास जो है 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो जब अगर हम इसे स्प्लिट कर दें 3 कार्बन कंपाउंड के लिहाज से, तो ये हमारे पास कितने बन जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 बन जाएंगे हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड्स। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड बने, इनका नाम है हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला फेज है कार्बन फिक्सेशन का वो कंप्लीट हो चुका। 3 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गए राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ और एट द एंड हमारे पास जो प्रोडक्ट थी वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट की शक्ल में आई। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट में आपको याद होगा कि जनरल इक्वेशन में मैंने आपको बताया कि 6 NADPH रिक्वायर्ड होते हैं और 9 ATP चाहिए। अब जो 6 नॉम ATP में से 6 ATP ब्रेक होंगे ताकि इन 6 मॉलिक्यूल्स में एक एक फॉस्फेट ऐड करवाया जा सके। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि फिर ये 6 इसमें से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें ऐड होंगे और इट कन्वर्टेड इनटू 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। 1 और 3 बेसिकली उसकी पोजीशन ऑफ फॉस्फेट है, यानी पहले कार्बन और तीसरे कार्बन पे, और सेकेंडली 6 थे। तो बिस का मतलब होता है 2, यानी 2 फॉस्फेट वाला 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। देन इसके फौरी बाद ये, क्योंकि अमल हमारे पास रिडक्शन का चल रहा है, तो रिडक्शन में हमारे पास NADPH जो थे वो कितने मौजूद थे, वो थे 6। अब इन 6 को तोड़ा जाएगा, उनमें से हाइड्रोजन आयन निकाल कर इसके साथ ऐड, और प्लस वो जो 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो यहाँ से अब निकल जाएंगे। पीछे हमारे पास एक सिंगल फॉस्फेट वाला एक नया कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनेगा, वो हमारे पास कहलाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये वही एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है जो कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में कॉमन माना जाता है, और ये एक ट्राइओस है, यानी 3 कार्बन कंपाउंड है, और 3 कार्बन शुगर भी इसे हम कहते हैं, मोनोसेक्राइड कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो जनरली जब हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में लिखते हैं कि ग्लूकोज का बनना, बेसिकली डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं बन रही होती, सबसे पहले आपके पास G3P बनती है, उनके इकट्ठे होने से फिर ग्लूकोज या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे पास कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स। लेकिन वो कहते हैं कि इस साइकिल में से सिर्फ एक जो है आफ्टर रिडक्शन यूज होगा टू मेक द ग्लूकोज और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बाकी 5 जो हैं दे हेल्प इन द रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, यानी RuBP बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। अब उसमें हमारे पास क्या सिलसिला यहाँ पे होगा उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास सिंपली जो है यहाँ पे रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर के तौर पे हमारे पास यहाँ पे 5G3P जो है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि हमारे पास जो है यहाँ पे 6 ATP यूज़ हो चुके थे। यहाँ पे एक सिंगल प्रोसेस जो कि मैं ऐड यहाँ पे कर देता हूँ आपके लिए, जो यहाँ पे मिसिंग है वो ये है कि G3P जो है वो सबसे पहले कन्वर्ट होगा बाय यूजिंग, अब आपके पास क्या है कि एक G3P यहाँ से जो कि ग्लूकोज 5 बच के 5 ने अब रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर करवाना है। अब उसमें सबसे पहले जो हमारे पास 3
जो थे बेसिकली 6 इस्तेमाल हो रहे हैं, 3 ATPs हमारे पास रह चुके थे। अब उनको हमने देखने के वो किस तरह काम करेंगे। G3P को सबसे पहले हम कन्वर्ट करवा देंगे RUP में, रुबिस्को फॉस्फेट में, और देन वहाँ से RUP से फिर ये कन्वर्ट होगा राइबोलोज बिसफॉस्फेट में। और जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो जो बाकी के 3 रह चुके थे ATP वो ब्रेक होंगे। वो 3 ATP जो हैं वो टूट कर 3 ADP में, और उनमें से जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो राइबोलोज बिसफॉस्फेट बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। तो इस तरह जो है ये एक कैल्विन साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरह जो है ये रिएक्शन हो रहा है और इसके पीछे कौन बेसिक एक साइंटिस्ट कौन सा था, कैल्विन के बारे में हमने डिस्कस किया, फिर उसके नोबेल प्राइज़ पे बात की। तो उसके हमने फेजेस को देखा, किस तरह कार्बन फिक्सेशन हो रही है, नंबर ऑफ आपके पास क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं। फिर हमने देखा कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या है। तो ये इस तरह करके हमने ये तमाम जो है कैल्विन साइकिल के बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।